वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जहाँ साइंस प्रैक्टिस सेट 40 में लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। अगर आपने अभी तक हमारा 39 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके जहाँ रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ये रेलवे समान विज्ञान, ये रेलवे के लिए रामबाण है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करते हैं। ये जो ग्राफ है वो क्या प्रदर्शित करता है। इस ग्राफ में मैं आपको 4 से 5 चीज़ बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये समय है, ये वेग है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर ये इस तरीके से एक लाइन जा रहा है तो वो क्या होता है। ये जो सीधे लाइन जाता है ये दर्शाता है कि जो त्वरण है ना वो एक समान त्वरण, ये एक समान त्वरण को दर्शाता है। अगर ये ग्राफ ऐसे जाता तो हम क्या कहते हैं कि ये त्वरण बढ़ेगा। अगर इस तरीके से अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता तो इससे हमें पता चलता कि त्वरण बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? त्वरण बढ़ रहा है। अगर हम यही ग्राफ को इस तरीके से करते हैं, यानी इस तरीके से होता तो क्या होता? इस तरह से होता तो हम कहते हैं कि त्वरण क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? त्वरण घट रहा है। ये सीधी लाइन जा रही है तो एक समान त्वरण है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ से इस तरह लाइन एक होता तो हम कहते हैं कि ये एक समान वेग है। क्या है? एक समान वेग है। अगर ये लाइन इस तरह रहता तो ये असंभव है। क्या है? असंभव है। तो इस चीज़ से आपको क्या पता चला कि ये एक समान त्वरण है। तो एक समान त्वरण है यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक समान त्वरण को हम कह सकते हैं कि अचर त्वरण भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह का ग्राफ होता है, ये एक समय और वेग का। एक इस तरह का ग्राफ समय और विस्थापन का भी होता है, याद रखिएगा। समय और विस्थापन का भी एक ऐसे ही ग्राफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें जबकि जी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। एच पहले कितना दिया हुआ? 6 मीटर। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 10, यानी कि एम कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम, ठीक है। जी हमारे पास 9.8 है। हमको ऊर्जा ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये होता है mgh। आपने पढ़ा होगा mgh। एम आपका कितना है? 10 किलो, जी 9.8 और मास एच कितना है? 6 है। गुना कर दीजिए, ये तो 98 हो जाएगा। 98 6 कितना हो जाएगा? 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 9 6 54 4 58, यानी कि 588 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 588 जूल। देखिए वाट भी दिया है इसमें, जूल और वाट दोनों दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी किस में होता है? जूल में होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी यूनिट के ध्यान रखना है। यूनिट अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध क्या होता है? तो देखिए सरल आवर्त का फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 2π√L/g, यही होता है, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण और टी, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो अगर हम स्क्वायर कर दें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4π², ये हो जाएगा L/g। तो ये टी स्क्वायर है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? L/g के हैं, यही ना। अगर m द्रव्यमान के पिंड को L लंबाई के धागे से बांध के लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप क्या होता है? आवर्तकाल होता है। ये आवर्तकाल क्या होता है? t बराबर 2π√L/g होता है। हमको जी के त्वरण जी के संबंध लेना है। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। बात को समझिएगा, ये रूट हट जाएगा
तो टी और जी में संबंध है, तो 2 पाई हम हटा देंगे, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एल बाई जी के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकांक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में, तो उसे आयतन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, एकांक पदार्थ के घनत्व को आयतन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित होता है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम होता है वो किस पे आधारित होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित होता है। किस पे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे प्रभावित होता है, आधारित होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के विस्थापन के कारण क्या होता है, ईएमएफ विकसित होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ ठोस पदार्थ पर यांत्रिक प्रतिबल लगाने से, यानी कि मैकेनिकल फोर्स लगाने पे उस पर आवेश क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। तो सबसे रेखीय प्रसार गुणांक किसका उच्च होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए रेखीय प्रसार गुणांक की बात की जाए तो ये क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि, यही रेखीय प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल में सबसे ज़्यादा रेखीय प्रसार गुणांक किसका होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या महसूस करते हैं। देखिए अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। क्या करेंगे, अधिक गर्मी महसूस करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि गर्मी में अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो आपको कम गर्मी लगेगा, क्योंकि जो वाइट कपड़ा होता है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को, और जो ब्लैक कपड़ा होता है, ब्लैक चीज़ होता है, वो क्या नाम है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। ठीक है, आप भी देखोगे अगर आप गर्मी में काला टी शर्ट पहन के घूमिएगा तो आपको ज़्यादा गर्मी होगा। ठीक है, क्योंकि काला क्या होता है, वो लाइट को यानी प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर, हाइग्रोमीटर, ताप युग्म, यानी कि ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ताप युग्म की बात की करें तो ये सीबेक इफेक्ट पे आधारित होता है। ठीक है, अगर इसकी रेंज की हम बात करें तो इसका रेंज कितना होता है, -200, इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, आयाम से बढ़ती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आयाम की ऐसा मात्रक देखें तो ये मीटर होता है। ठीक है, और आयाम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कंपन करने वाले किसी कण के मध्यमान जो स्थिति एक ओर के अधिकतम विस्थापन को उस तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकेंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तरंग की आवृत्ति क्या होगी हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे लेमडा हमारे पास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया है। अगर इसे मीटर में बदलें तो 2/100 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की तरंग हमारे पास कितना दिया है, 350 मीटर दिया है, यानी कि हमारे पास भी कितना दिया है, 350 मीटर दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर n लेमडा। हमसे क्या पूछ रहा है, आवृत्ति।
तो n बराबर क्या हो जाएगा, v बट्टा लेमडा हो जाएगा। v कितना है, 350 मीटर पर सेकेंड। ये है तो 350 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 350 गुना 100 बटा लेमडा कितना है, 0.02 मीटर। अब देखिए 350 अगर इसे हम कन्वर्ट कर दें, ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को 100 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 50, यानी कि ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये आपका 50 आ गया। 50 को 35 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, यानी कि 17,500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17,500 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम 2 कर दें तो ऊपर 100 करना होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि v बराबर n लेमडा से हम यहाँ से n क्या निकाल लेंगे, v बाई लेमडा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या अनंत। तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना न हो जाए। तो गैस का अंतिम ताप क्या हो जाएगा। T1 हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, इसको पूरा क्लियर करते हैं ताकि हमको सही से लिख पाएंगे। T1 हमारे पास दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे हम केल्विन में बदलें तो 27 + 273 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, यही आ जाएगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम जोड़ देंगे सेंटीग्रेड में तो केल्विन में आ जाएगा, यानी T1 हमारा 300 केल्विन आ जाएगा। T2 हमको निकालना है। कह रहा है कि V1 बराबर अगर V2 है, V1 है, अगर V2 को हम दोगुना कर दें, गैस का आयतन को दोगुना कर दें यानी कि 2 भी कर दें तो क्या होगा, यानी कि T2 क्या होगा। देखिए नियत दाब पर क्या होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, V1 T1 बराबर V2 T2, ठीक है। अगर हम यहाँ से T2 देख लें तो T2 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V2 T1 बाई V1, यही होगा। अब देखिए V2 का मतलब है कि 2V, V2 का मतलब है 2V, तो 2V क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर V2 की जगह हम 2V रख दें, 2V1 रख दें तो ये V1 और दोनों जो बराबर है, V1 बराबर V है तो V2 बराबर 2, ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2T, क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, यानी कि 2T1 हो जाएगा। तो 2T1 हो जाएगा तो 200 गुना 3 कितना हो जाएगा, 200 गुना 300 यानी कि 600 केल्विन, ये हो जाएगा। तो T2 का मान क्या हो जाएगा, T2 का मान सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो 600 में से 273 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁵ मोल पर लीटर है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एचायन का मान अगर दे दिए 10⁻⁵, ठीक है। एचायन का मान दे दिए 10⁻⁵, तो हम जानते हैं कि पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस का लॉग 10⁻⁵। तो जब ये लॉग उतरेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 लॉग, तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, पीएच का मान हो जाएगा +5, ये 5 ऊपर से उतर जाएगा तो log 10, और log 10 का मान क्या होता है 1, तो 5 गुना 1 यानी कि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन करता है।
तो पानी के साथ कौन अभिक्रिया करता है, CaCl2, CO2 या CaO या CaCO3। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को भकरा चूना के साथ हम लोग क्या करते हैं, अधिक बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र यानी IUPAC नेम क्या हो जाएगा, समान नाम वाले विकल्प की पहचान करें। देखिए क्या होता है, IUPAC किसका सही नेम है, ये हमसे पूछा गया है। कह रहा है C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, C2H5OH एथेनॉल इथाइल एल्कोहल, C3H7 ओशन प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल या C2H3OH मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल। देखिए ये CH3OH जो है इसे ही मेथनॉल या मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। तो विकल्प गलत आणविक सूत्र, ठीक है, तो गलत आणविक सूत्र हमसे कह रहा है कि किसका होगा, तो गलत आणविक सूत्र किसका होगा, मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOONA प्लस होता है, Na प्लस होता है, क्या होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पॉमिटिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पॉमिटेट कहते हैं। ठीक है, इसका आणविक सूत्र RCOONA होता है, क्या होता है, Na होता है। साबुन में नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए और साबुन में मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए। रसायनों की पहचान नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का खोज ईथर, ये दोनों की पहचान किस में होती है, तो ये ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन में अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, लेड कॉपर निर्मित होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जल निर्मित होता है या लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो जब अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न होता है, तो लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब हम PbS के साथ CuCl2 एक्वेरियम में, ये क्या होता है PbCl2, ठीक है, और ये होता है CuS, यानी कॉपर क्लोराइड के साथ लेड क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। तो ये एनाफोज अवस्था में क्या होता है, सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस विभाजन में गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड सेंट्रोसोम विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, कारण कि हमारे आहार में सभी प्रोटोनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। रीजन क्या कहता है कि कथन रीजन कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो देखिए असर्शन जो है ये तो गलत है, क्षुद्रांश में होता है ये गलत है, लेकिन रीजन कह रहा है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, यानी कि रीजन सही है। तो असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और रीजन सही, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, लौ उपयोग। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी लाल रक्त कोशिकाओं को उनको उत्पन्न करने वाले प्रोजेनिटर रेखाओं के बाहर भी पाई जाती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो ये कौन निरूपित करता है? जब भ्रूण बनने की प्रत्यक्ष प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, या जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होती है। तो ये क्या है? तो जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है, देखिए जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तब टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना का सही रूप माना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब टेस्ट ट्यूब से बेबी जो बच्चा जो पैदा होता है उसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। इस तकनीक को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या हो जाता है, आपने कभी देखा होगा कि जिनका बच्चा नहीं होता है वो लोग IVF कराते हैं यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये कौन होते हैं? तो ये टेरिडोफाइटा होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये पौधों में जड़, तना, पत्ती में पाए जाते हैं। ये टेरिडोफाइटा होते हैं, ये पौधों में जड़, तना तथा पत्ती में पाए जाते हैं। देखिए इस समूह के पौधे में फूल, फल तथा बीज नहीं पाए जाते हैं। जो इस टेरिडोफाइटा टाइप के जो होते हैं पौधे, उसमें फूल, फल और बीज नहीं पाए जाते हैं। और इस समूह के पौधों को भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह भी हम कहते हैं। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।